नेक्स्ट टॉपिक क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं कि किसी भी सघन माध्यम के लिए आपतन कोण का वह अधिकतम मान, आपतन कोण क्या होता है, विलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण आपतन कोण कहलाता है। तो किसी भी सघन माध्यम के लिए आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री। उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं कि किसी सघन माध्यम में आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। फिर आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? वो ये कि जब किसी सघन माध्यम में आपतित प्रकाश की किरण विरल माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण से आपतित होती है। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं कि किसी सघन माध्यम में आपतित प्रकाश की किरण, सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो पृथक्कारी सतह पर वो जब क्रांति कोण से अधिक कोण पर यानी 90 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होती है तो विरल माध्यम में वो पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या क्या शर्त होनी चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब घटित होगी? पहली तो है कि प्रकाश की किरण कहां से कहां संचरित होनी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण संचरित होगी उसी स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यदि विरल से सघन में है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा क्या थी कि किसी सघन माध्यम में आपतित प्रकाश की किरण, किसी सघन माध्यम में, न कि किसी विरल माध्यम में। तो प्रथम शर्त क्या हो जाएगी? प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होनी चाहिए। दूसरा कि जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांतिक कोण, तब जाकर अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। अब ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसमें जो पृथक्कारी पृष्ठ ये क्या करती है? एक आदर्श दर्पण की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह? आदर्श दर्पण की तरह। इसीलिए तो उसको पूर्ण रूप से परावर्तित कर देती है। इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जो पृथक्कारी पृष्ठ होती है यानी विरल माध्यम की जो सतह होती है वो आदर्श दर्पण की तरह व्यवहार करती है। तो इस प्रकार के उदाहरण यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहां होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पहला उदाहरण आता है अपना मरीचिका। तो याद रखना मरीचिका और उन्मरीचिका में अंतर क्या होता है। उन्मरीचिका में अपवर्तन होता है और मरीचिका में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब मरीचिका में क्या होता है कि जो अपने रेगिस्तानी प्रदेश होते हैं वहां पर अपने को जो चलते हैं तो कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है, यानी कि जलाशय दिखाई प्रतीत होता है। और ये जो जलाशय ये प्रतीत होता है यानी अपना एक भ्रम होता है, ये जलाशय भ्रम होता है, लेकिन वास्तव में वहां पर किसी प्रकार का कोई जलाशय नहीं होता है। इसको बोलते हैं मरीचिका कि रेगिस्तानी प्रदेशों में कुछ दूरी पर जलाशय होने का भ्रम होता है लेकिन वास्तव में वहां पर किसी प्रकार का कोई जलाशय नहीं होता। इसको मरीचिका कहते हैं। तो ये दिखाई कैसे देता है? देखो, रेगिस्तानी प्रदेश होते हैं उनमें गर्मी के दिनों में क्या होती है?
वायुमंडलीय परत गर्म हो जाती है। अब वायुमंडलीय परत गर्म हो जाती है तो परत के संपर्क में जो होती है अपनी अक्षोमंडल जो होती है उसके संपर्क में अपनी पृथ्वी होती है, पृथ्वी यानी रेत होती है, और रेत भी क्या हो जाती है, इस अक्षोमंडल के गर्म होने के कारण वो रेत भी गर्म हो जाती है, यानी कि रेतीला पृष्ठ वो गर्म हो जाता है। अब रेतीला पृष्ठ गर्म हो जाता है तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये वायुमंडलीय परतें ठंडी होने लगती हैं। क्या होती है? वायुमंडलीय परतें नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ठंडी होने लगती है, क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता है तो ताप घटता है, इसलिए ठंडी होने लगती है। अब ऊपर की तरफ जाते हैं तो इनके ताप, अपवर्तनांक और घनत्व, ताप, घनत्व और अपवर्तनांक ये क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, और भिन्न भिन्न होते हैं तो इस कारण इन प्रकार से किरणों में उतार चढ़ाव बना रहता है। अब देखो कि दूर से कोई व्यक्ति देख रहा है, दूर से कोई व्यक्ति देख रहा है, किसको? वृक्ष को देख रहे हैं। तो उस वृक्ष को देख रहा है तो ये जो रेतीला पृष्ठ है ये गर्म है, अपनी परत के समांतर जो रेतीला पृष्ठ है वो गर्म है। अब वो दूर से उस वृक्ष को देखेगा तो वृक्ष से, यानी वृक्ष में क्या है? टहनिया का माध्यम कैसा होगा? सघन। अब सघन से प्रकाश की किरणें उस रेतीले पृष्ठ पर आपतित होती है, यानी वृक्ष से रेतीला पृष्ठ क्या है? विरल, यानी सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें आ रही है, और सघन से विरल माध्यम में आती हैं, सघन से विरल माध्यम में आती हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, यानी कि ये प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल माध्यम यानी वृक्ष से उस रेतीले पृष्ठ पर टकराती हैं तो क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, इसलिए वहां से उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तो यहाँ पर जो प्रेक्षक जो देख रहा था इसको, इसकी आंखों तक इसका इस वृक्ष का प्रतिबिंब पहुंचता है। यह प्रतिबिंब यानी वृक्ष का प्रतिबिंब, ये वृक्ष का प्रतिबिंब उसको उल्टा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? उल्टा, यानी कि वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब प्रेक्षक को दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरण वृक्ष यानी सघन माध्यम से रेतीले पृष्ठ यानी विरल माध्यम में संचरित हो रही तो क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो ये पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। पूर्ण रूप से परावर्तित होने के पश्चात प्रेक्षक की आंखों तक इस वृक्ष का प्रतिबिंब बनता है जो उल्टा बनता है, और उल्टे प्रतिबिंब कहां बनते हैं? उल्टे प्रतिबिंब कहां बनते हैं? पानी में, इसलिए उसको जलाशय का भ्रम होता है, इसलिए उसको जलाशय होने का भ्रम होता है, इसको ही मरीचिका कहते हैं। तो मरीचिका क्या होती है कि कुछ दूरी पर जलाशय होने का भ्रम होता है, लेकिन वास्तव में वहां पर किसी प्रकार का कोई जलाशय नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में से होती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो दूर स्थित ऊंट सवार प्रेक्षक की आंखों तक उस वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और उल्टे प्रतिबिंब अपन जानते हैं केवल जल के अंदर ही बनते हैं, इसलिए व्यक्ति को वहां पर जलाशय होने का भ्रम होता है। इसको ही मरीचिका कहते हैं, जो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक और उदाहरण देखते हैं अपन, हीरे का चमकना, कि हीरा है वो क्यों चमकता है? हीरा वो क्यों चमकता है? हीरे को अपन कभी भी देखते हैं तो प्रकाश में इस तरह से करके देखते हैं। क्यों? नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो घनत्व बढ़ता है, तो ऊपर से यानी सघन से विरल की ओर आता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इस कारण हीरा चमकता है। अब हीरे का जो क्रांतिक आंतरिक कोण है, हीरे का आंतरिक कोण कितना होता है? 24.41 डिग्री। हीरे के आंतरिक कोण का मान कितना होता है? 24.41 डिग्री। अब हीरे को चारों प्रकार से इस प्रकार से घिस दिया जाता है, यानी इसकी सतह को इस तरह से चिकना बना दिया जाता है, घिस दिया जाता है, ताकि इसकी सभी फलकों पर जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं वो सभी फलक क्या कर देते हैं? उसको पूर्ण रूप से परावर्तित कर देते हैं, इसलिए हीरा अपने को चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हीरे के आंतरिक कोण का मान कितना होता है? याद रखना 24.41 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। अब पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या होता है?
ये है ये क्राउन कांच। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है वो क्राउन कांच के बने होते हैं और इनके आंतरिक कोण का मान है, आंतरिक कोण का मान है 41.14 डिग्री, यानी लगभग 42 डिग्री लगभग होता है। तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है वो किसके बने होते हैं, क्राउन कांच के बने होते हैं, जिसके आंतरिक कोण का मान 41.14 डिग्री लगभग 42 डिग्री होता है। अब देखो क्राउन कांच की बनावट कैसी होती है, ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की। ये कोई समकोण प्रिज्म, क्या है, समकोण प्रिज्म। लेकिन परिभाषा नहीं पता आपको, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म यानी कि जो आपतित प्रकाश की किरणों को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है उसको पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में एक प्रिज्म लेते हैं अपन समकोण प्रिज्म। समकोण प्रिज्म में दो कोण तो 45 डिग्री के होते हैं और एक कोण समकोण होता है, इसलिए इसको समकोण प्रिज्म कहा जाता है। क्या कर रहा है ये, देखो पूर्ण रूप से परावर्तित कर रहा है। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है, इसमें π/2 वह पाई से पूर्ण परावर्तक प्राप्त किए जा सकते हैं। π/2 है, पाई से पूर्ण परावर्तक, π/2 से तो अपने देखिए, अब पाई से और बताओ, देखो ये कोई परावर्तक प्रिज्म है, ये देखो निकल गई, दूसरी आ रही है ये। तो इसमें अपने को पाई डिग्री से परावर्तक प्राप्त होता है। एक और खासियत क्या है इसकी कि इसकी सहायता से अपन प्रतिबिंब के आकार में बिना परिवर्तन के उल्टा प्राप्त कर सकते हैं। तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की खासियत क्या होती है कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के द्वारा प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन किए बिना अपन उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं और इसकी सहायता से π/2 और पाई से पूर्ण परावर्तक प्रिज्म प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग प्रकाशमापी अर्थात पेरिस्कोप में होता है। प्रकाशमापी या पेरिस्कोप में इसका उपयोग होता है। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाशिक तंतु, जिसको बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। अब ये किसका बना होता है, कांच के पतले रेशे जिनकी मोटाई होती है 10⁻⁶ मीटर। कांच के पतले रेशे जिनकी मोटाई 10⁻⁶ मीटर मोटी होती है, इनसे ये प्रकाशिक तंतु बना होता है। डायग्राम अब प्रकाशिक तंतु में दो परत होती है, एक तो होती है अपनी करोड और दूसरी होती है क्लैडिंग। करोड का जो अपवर्तनांक है
वो कैलेडिंग से थोड़ा बहुत अधिक होता है, यानी न के बराबर। यानी करोड़ का अपवर्तनांक है वो कैलेडिंग से थोड़ा बहुत अधिक होता है। जब प्रकाशित किरण करोड़ में से होती है, यानी बाहरी परत कौन सी होगी, करोड़ में से होती हुई कैलेडिंग में प्रवेश करती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्योंकि सघन से विरल में क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण करोड़ में से होती हुई कैलेडिंग में प्रवेश करती है तो उस प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार होता रहता है, जिससे प्रकाश की किरण है वो एक सिरे से दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। ये था प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर कि ये कांच के पतले रेशे जिनकी मोटाई होती है 10⁻⁻⁶ मीटर, उनके बने होते हैं। इनमें दो परत पाई जाती है, एक करोड़ होती है, एक कैलेडिंग होती है। बाहरी परत को करोड़ बोला जाता है, आंतरिक परत को कैलेडिंग बोला जाता है। करोड़ जो परत होती है उसका अपवर्तनांक कैलेडिंग से कुछ ना कुछ अधिक होता है, थोड़ा बहुत अधिक होता है। जब प्रकाश किरण करोड़ से होती हुई कैलेडिंग में प्रवेश करती है तो इस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार होता रहता है, जिससे ये प्रकाश किरण है वो दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से प्रकाशित तंतु की क्रिया विधि होती है, कार्य विधि होती है। सिलिका कांच जो था वो प्रकाशित तंतु का सबसे सुग्राही तंतु है। सिलिका कांच है वो सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका, क्योंकि ये 1 किलोमीटर तक प्रकाशीय संकेतों का प्रेक्षण कर सकती है। क्या कर सकती है, प्रकाशीय किरणों को 1 किलोमीटर तक संकेतों के द्वारा भेज सकती है। कौन, सिलिका कांच। इसलिए सिलिका कांच को प्रकाशित तंतु का सबसे सुग्राही उदाहरण माना गया है। इसका उपयोग कहां होता है, उपयोग अपने जो सजावटी लैंप है, सजावटी लैंप इनमें होता है। दूसरा जो मनुष्य के जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग में जैसे ग्रासिका है, अमाशय है, आंत है, इनको देखने के लिए जिस प्रकाश नली को काम में लेते हैं उसको प्रकाशित तंतु कहा जाता है। यानी कि मनुष्य के आंतरिक भाग जैसे ग्रासिका, अमाशय, आंत और भी जो अंदर के भाग होते हैं उनको देखने के लिए प्रकाशित तंतु को काम में लिया जाता है। और प्रकाशित संकेतों को अधिक दूरी तक, प्रकाशित संकेतों को अधिक दूरी तक प्रेषित करने के लिए जिसको काम में लिया जाता है वो प्रकाशित तंतु होता है। तो प्रकाशित तंतु का सबसे सुग्राही उदाहरण को क्या लिख दोगे, सिलिका कांच। क्यों, क्योंकि ये 1 किलोमीटर तक प्रकाशित संकेतों का प्रेषण कर सकती है। इनका उपयोग कहाँ होता है, सजावटी लैंप में होता है, मनुष्य के आंतरिक भागों का अवलोकन करने के लिए प्रकाशित नली को काम में लेते हैं जो प्रकाशीय तंतु होती है। और तीसरा जो इसका उदाहरण है, उपयोग है वो कि अधिक दूरी तक प्रकाशित संकेतों को प्रेषित करने के लिए भी प्रकाशित तंतु को काम में लिया जाता है।